गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण के विषय में पढ़ेंगे। आज हम मौर्योत्तर काल के विषय में अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर काल से हमारा तात्पर्य उस काल से है जो मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य के उद्भव तक के इतिहास को बताता है। यह वह काल था जब मौर्य की केंद्रीय शासन व्यवस्था बिखर रही थी और विदेशी राजवंश भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। दूसरी ओर कई भारतीय राजवंश अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थे। इस समय कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ, पर यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस युग में मध्य एशिया से सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए और विदेशी तत्वों का भारतीय समाज में समावेश हुआ। असंख्य यूनानी भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए। यूनानियों ने भारतीय ढंग को अपना लिया और समय के साथ जैसे भारतीय भूमि की ही उपज बन गए और अंत में यूनानी आत्मसात यानी मिल जाना और मुख्य धारा में विलीन हो गई। मौर्योत्तर काल में किसी एक राजवंश का संपूर्ण भारत पर नियंत्रण नहीं था, बल्कि अनेक क्षेत्रीय स्थानीय राजवंशों का अलग अलग क्षेत्र में शासन था। दो प्रकार के शासक वर्ग थे, एक तो विदेशी शासक। विदेशी शासकों में यूनानी, कुषाण और हूण। भारतीय शासकों में शुंग वंश, कणव वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश थे। इस समय उत्तर और दक्षिण भारत भारतीय शासकों के अधीन रहा, किंतु भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश द्वार बन चुकी थी। पश्चिमोत्तर भारत से ही यूनानी, शक, हूण, कुषाण जैसी जातियों ने अपने कदम बढ़ाए, यानी अधिकतर आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत से ही हुए हैं। मैप में हम देख सकते हैं कि अधिकतर जो आक्रमण हुए हैं वो उत्तर पश्चिमी दिशा में हुए हैं। हम इस एरो के निशान से देख सकते हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान है, पहले यहाँ तक्षशिला और ये सब एरिया था, ये भारत में था। बाह्य आक्रमणकारियों में सबसे पहले हम यूनानी आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें सिकंदर ने किया था, जो कि मकदूनिया का शासक था। भारत पर आक्रमण 327 ईसा पूर्व किया था। मगध का शासक उस समय नंदवंश का घनानंद था। और बच्चों, सारे आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा से हुए हैं। उत्तर पश्चिमी दिशा यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान है, जैसे कि गंधार, तक्षशिला, कश्मीर, यहाँ से हुए थे। उस समय उत्तर पश्चिमी भाग में कुल 25 राज्य थे और ये छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। इसमें कुछ तो गणतंत्रात्मक थे, कुछ राजतंत्रात्मक थे, जिनमें पौरव, तक्षशिला और अभिसार, इनमें आपस में शत्रुता रहती थी। ऐसी परिस्थितियों में सिकंदर भारत में आया, ईरान को विजित करता हुआ। जब भारत की ओर बढ़ा तो सीमांत राज्यों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन शशिगुप्त और आंभी जैसे देशद्रोहियों ने विश्वासघात करके सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर सीस्तान, अफगानिस्तान को जीतता हुआ काबुल घाटी से होकर भारत पर आया और हिंदू कुश को पार करके शशिगुप्त ने उसका स्वागत किया। यहीं से उसने अपनी सेना के दो भाग किए। एक भाग तो सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेज दी और एक भाग का नेतृत्व खुद ने किया और आगे बढ़ा। और इसी समय तक्षशिला पहुंचा और आंभी ने उसका स्वागत किया और उसको सिकंदर को सहायता देने का आश्वासन दिया। वहां से आगे बढ़ा और सबसे पहले सिकंदर ने उस उत्तर पश्चिमी राज्यों में अस्मकों से युद्ध किया। अस्मकों से युद्ध में जबरदस्त सिकंदर को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अंत में सिकंदर विजयी रहा। उसके बाद सिकंदर ने नीसा के गोरैयों पर आक्रमण किया। नीसा के गोरैयों ने बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद सिकंदर ने अश्वकायनों पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा हस्ती या अष्टक था और उनका दुर्ग मसग का दुर्ग था। यह दुर्ग चारों तरफ से खाई थी, इस दुर्ग के चारों तरफ, और ये अजय दुर्ग था। सिकंदर को इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए कई बार आक्रमण करना पड़ा और खुद स्वयं भी घायल हो गया, लेकिन एक दिन अचानक से तीर राजा अष्टक के लग गया और उसकी मृत्यु हो गई और राजा अष्टक के मरते ही सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर आगे बढ़ता गया और उस
सेना से मिल गया, जो सेना सिंध नदी पर पुल बनाने के लिए भेजी। फिर वहां से वो तक्षशिला में पहुंचे और आंधी उनका स्वागत करता हुआ इंतजार कर रहा था। और सिकंदर के पहुंचते ही आंधी ने सिकंदर को चांदी के साथ भेड़, बैल आदि कोई बहुमूल्य वस्तुएं भेंट दी। सिकंदर ने भी उन वस्तुओं के साथ अपनी भेंट मिलाकर भेंट का पूरा सामान से सम्मान लौटा दिया। अब सिकंदर को राजा पोरस से युद्ध करने के लिए उत्साहित किया, राजा तक्षशिला के राजा आंभी ने, क्योंकि आंभी की शत्रुता राजा पोरस से थी। पोरस राज है जो झेलम और चिनाब नदी के किनारे था। तो इससे उत्साहित होकर सिकंदर ने राजा पोरस से आत्मसमर्पण करने के लिए या अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। लेकिन राजा पोरस की रगों में मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले भारतीयों का रक्त बह रहा था। इसलिए उसने कहा कि मैं तो रण क्षेत्र में ही मिलूंगा। राजा पोरस का उत्तर मिलने पर सिकंदर राजा पोरस को हराने के लिए झेलम नदी के किनारे आगे बढ़ा। उधर पोरस भी झेलम नदी के किनारे तट पर दूसरी तरफ था। वर्षा की ऋतु थी, नदियों में बाढ़ आई हुई थी और इस कारण सिकंदर को पोरस पर आक्रमण करने से पहले कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन एक दिन जब एक ऐसे मौके की तलाश में था सिकंदर, जब पोरस को धोखे में रखकर उस पर आक्रमण कर दे, और कुछ समय में ऐसा अवसर सिकंदर के सामने उपस्थित हुआ और एक दिन काफी वर्षा हुई और उस दिन रात के अंधेरे में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ झेलम को पार किया और पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। पोरस भी अपनी सेना के शत्रु का मुकाबला करने के लिए आगे आया और यूनानी और भारतीयों में घमासान युद्ध हुआ। पोरस और उसके भारतीय सैनिकों ने यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन दोपहर के समय में ऐसे लगने लगा कि यूनानी हार जाएंगे। लेकिन तभी पोरस की सेनाओं ने हाथियों के कारण भगदड़ मच गई, और हाथी भारतीय सेना में पहले ज्यादा होते थे और अधिकांश योद्धा हाथियों पर बैठकर ही युद्ध करते थे। यूनानी सैनिक होते थे वो घोड़े पर बैठकर युद्ध करते थे। बरसात के कारण भी नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी में आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना के हाथी फिसलने लगे। भारतीयों के हाथी उनके पांव और सूंडों पर पड़ने वाले शत्रु सेना के तीरों से भी घबराने लगे। पोरस की कुछ हाथी बिगड़कर पीछे हटने लगे और ये हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ऐसे समय में जब भारत के धनुर्धारी जो पैदल ही थे शत्रुओं पर तीर चलाने को तत्पर हुए, तो उन्हें भी बरसात के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो देखिए बच्चों, ये सब पराजय के कारण में लिखे जा सकते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में सिकंदर की सेना के फुर्तीले घुड़सवार सैनिक धनुर्धारियों ने भारतीय सेना पर तीरों की बरसात कर दी और युद्ध का रुख ही बदल गया। और ऐसी हालत में सिकंदर ने राजा पोरस को घेर लिया, पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया गया। जब राजा ने अहंकार में सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उत्तर में पोरस ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस का उत्तर सुनकर पहले तो सिकंदर अवाक रह गया, और लेकिन भारत के उस वीर सपूत की निर्भीकता की सिकंदर के मन पर छाप पड़ गई। सिकंदर उसके साहस का कायल हो गया और उसने राजा पोरस को स्वतंत्र करते हुए उसका राज अधिकार लौटा दिया। तो देखिए, सिकंदर की इच्छा कुछ भी रही हो, किंतु उसके व्यवहार ने राजा पोरस को प्रभावित किया और पोरस ने सिकंदर से मित्रता कर ली। तो बच्चों, ये युद्ध में हालांकि राजा पोरस की पराजय हुई थी, लेकिन बाद में उसको उसका राज्य वापस भी कर दिया सिकंदर ने, मित्रता हो गई थी। और इसमें हमने अभी जो पढ़ा था कि राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ उसमें पराजय के क्या कारण थे, तो ये हम सब लिख सकते हैं कि हमारे भारतीयों के पास हाथी ज्यादा होते थे और वो ही हाथी भगदड़ मच गई, वो ही अपनी सेना पर चढ़ने लगे। तो इन सब को लिख सकते हैं। अब सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध। अब सिकंदर ने जब राजा पोरस पर अधिकार किया, उसके बाद उत्तर पूर्वी पंजाब पर अधिकार करने के लिए भारत में आगे बढ़ा और व्यास नदी पर पहुंचा। ये था कि उसकी सेना ने वहां से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिकंदर के सैनिक लंबे समय से लड़ते लड़ते थक चुके थे। उनमें से बहुत से बीमार भी हो गए थे और
बहुत दिन हो गए थे युद्ध में रहने के कारण, तो अपने कुटुंबियों की भी याद आ रही थी। यही नहीं, यूनानी सैनिकों को मगध के नंद राज की सैनिक शक्ति की भी सूचना मिली हुई थी, जिससे वे डर रहे थे। और इन्हीं कारणों से सिकंदर के यूनानी सैनिक अब आगे न बढ़कर वापस लौटना चाहते थे। लेकिन सिकंदर ने अपनी सेना में उत्साह पैदा करने की खूब कोशिश की, लेकिन सैनिकों की मनोदशा के चलते उन्हें वापस मजबूर होकर लौटना पड़ा। सिकंदर का लौटना 19 महीनों तक भारत में रहा सिकंदर, और इस समय भी उसने पंजाब को विजित किया। फिर वे लौटते हुए रावी और चिनाब के संगम पर सीबी और अग्र श्रेणियों को जीतता हुआ आगे बढ़ा। फिर उसके बाद मालवों और क्षुद्रकों से संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में यूनानियों को घोर परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन तब यूनानी सेना में फिर विरोध के लक्षण उभरने लगे। मालवों और क्षुद्रकों से युद्ध के लिए तैयार किया और मालवों पर आक्रमण किया। मालवों ने कड़ा प्रतिरोध किया। एक बार तो स्वयं सिकंदर भी घायल हो गया। यूनानी सैनिक निरपराध बच्चों, स्त्री और पुरुषों को मारने लगे। इस क्रूरता से दुखी होकर क्षुद्रकों ने मालवों को समझाकर सिकंदर के सामने संधि का प्रस्ताव किया, और जब संधि हो गई तो सिकंदर ने फिलिप को उस मालव और क्षत्रपों के क्षेत्र का क्षत्रप रूप में नियुक्त किया। उसके बाद सिंधु नदी के किनारे मसिकेनस, संबोएस और ऑक्सिकेनस से संघर्ष करता हुआ 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा। और भारत छोड़ते समय उसने अपनी सेना के 2 भाग किए। नियारकस को समुद्री मार्ग से यूनान भेजा, और स्वयं सिकंदर काबुल होते हुए ईरान के सूसा नगर पहुंचा। और सूसा नगर पहुंचने पर उसके तीव्र ज्वर हो गया, और इस कारण 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर जब भारत आया तो उसके साथ नियारकस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस नामक लेखक भी भारत आए। तो इस प्रकार सिकंदर विश्व विजेता बनने की चाह पर भारत आक्रमण